हम आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ये ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, क्या है? Exercise. आयुर्वेद है। आप सुबह गर्म पानी पी रहे हो, क्या है? आयुर्वेद है। आप जीरा पानी उबाल के पी रहे हो, क्या है? आयुर्वेद है। पूरी के अंदर अजवाइन डाल के खा रहे हो, क्या है? आयुर्वेद है। आप दाल चीनी हल्दी इनका प्रयोग कर रहे हो अपने खाने में, क्या है? आयुर्वेद है। हमारी जो किचन है वो सबसे बड़ा दवाखाना है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो वैद हैं सबसे बड़ी। अदरक, नींबू, लहसुन और सेब का सिरका, चारों का एक एक कप जूस ले लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, गुनगुने पानी के साथ लें। ज़बरदस्त रिजल्ट है जी इस चीज़ का। आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा थ्रू आउट लाइफ, आपको एसिडिटी थ्रू आउट लाइफ नहीं होगी, ब्लोटिंग थ्रू आउट लाइफ नहीं होगी। 3 महीने आपने अगर ये रेगुलर ले लिया, आप अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराओ, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल, टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, LDL नॉर्मल, HDL नॉर्मल, ये सब लिखा हुआ है आयुर्वेद में। गर्ल्स में स्पेसिफिकली पहले उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 13 से 15 साल के ड्यूरेशन में आती थी, अब यही चीज़ 8 से 10 में पहुंच गई है। ये 20 साल पहले का कॉन्सेप्ट था, अब साइकिल 8 से 10 साल की एज में आने लग गई है। इसका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हम आज सोसाइटी में देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। साइकिल तो जल्दी शुरू हो ही रहा है, जो हमारा फूड गलत हो गया है उसकी वजह से यंग जनरेशन को ओवरी के अंदर या यूट्रस के अंदर गांठ बनने लग गई है, जिसको PCOD PCOS की प्रॉब्लम कहते हैं। फल सब्जियों को इंजेक्शन लग रहे हैं उनको ग्रो करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं। राइट। गाय से आपने दूध लेना है तो उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है ग्रोथ हार्मोन के लिए। मेरे को तो मेरे बड़े बुजुर्ग एक ही बात समझाते हैं, उनके टाइम में गाय भैंस ज़्यादा थी, आदमी कम थे, दूध पूरा नहीं होता था। आज के टाइम में पॉपुलेशन बढ़ गई है, गाय भैंस देखने के लिए नहीं है, पर आप दूध जितना चाहो उतना मिलेगा। वो आ कहाँ से रहा है? ये आप समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, और हमें सुनने वाला भी समझदार है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि शिलाजीत को हम ये सोचते हैं कि ओनली फॉर मैन, इसे आदमी ही ले सकते हैं। ये इतना बड़ा मिथ पैदा हो गया है। औरत के लिए भी शिलाजीत उतनी ही इम्पोर्टेंट है पोस्ट मीनोपॉज में जितनी इम्पोर्टेंट आदमी के लिए है। अभी बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन को वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम कर रहे हैं, सिटिंग जॉब में है, तो जितने भी सिटिंग जॉब में भी है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन सबको आप क्या गाइड करना चाहोगे कि अपनी लाइफ में वो क्या चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करें जिससे उनका मतलब लाइफ बैलेंस सही बना रहे? हम सभी ने बहुत बार ये सुना होगा कि आयुर्वेदा का इस्तेमाल करो, आयुर्वेदा की तरफ जाओ, बट कैसे करें, क्या होता है आयुर्वेदा में, किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? तो आज का हमारा पॉडकास्ट प्योरली डेडिकेटेड है आयुर्वेदा के लिए। कैसे हम आयुर्वेदा से अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ, अपने सभी आसपास के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं लाइफ को। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं वैद्य डॉक्टर विवेक आहूजा, जिनका 2 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन आयुर्वेदा। ही इज़ ऑल्सो रनिंग हिज हॉस्पिटल एंड वेद धामा के नेम से उनके बहुत सारे वेंचर्स भी हैं, और जिनसे आज हम सीखेंगे आयुर्वेदा के ऊपर कैसे वंस अगेन हम अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली की हेल्थ को, सभी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सभी को बहुत सारी डिसीज़ से बचा सकते हैं, और हमारा रेमेडी सारा का सारा हमारे घर में ही है, हमारे किचन में ही है। तो ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे डॉक्टर विवेक आहूजा से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। डॉक्टर साहब, मैं डायरेक्टली आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के टाइम में लोगों की दिन की शुरुआत ही एक गोली खाने से होती है, एसिडिटी की, तो इससे कैसे बचा जाए? वो गोली नहीं, वो एक कैप्सूल है जी। शुरू होते ही हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, इवन अब तो यंग जनरेशन एक टैबलेट लेती है, और फिर उसे सारा दिन ये लगता है कि अब मुझे एसिडिटी नहीं होगी, अब मुझे ब्लोटिंग नहीं होगी, अब मुझे गैस नहीं बनेगी। तो ये वो स्टेज है जो सारी डिजीज़ को इनवाइट देती है। आयुर्वेद में स्टमक की फायर को सबसे इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ही ठीक नहीं है तो वो इन्विटेशन है 100 से ज़्यादा बीमारियों के लिए। आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको गैस बनी, आपको अफारा बना, खट्टे डकार मुंह में आए, धीरे धीरे वहाँ जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ जाएगा। जब वो सड़ेगा वो आपके लीवर के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, आपको फैटी लीवर करेगा। जब वो सड़ा हुआ खाना, सड़ी हुई चीज़ में क्या होगा? एसिड।
वो एसिड ब्लड में जाएगा, ब्लड की एसिडिटी बढ़ाएगा, आपका ब्लड प्रेशर को इन्विटेशन है वो। वही इनडाइजेस्टेड फूड वायु को प्रोड्यूस करता है जो आपके जॉइंट्स में जाएगी तो आम वात बनेगी, जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, जो गोडों की प्रॉब्लम है। अगर वो डाइजेशन को आप ठीक नहीं करोगे, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। एसिडिटी जो आपकी ब्लड में बढ़ी है वो यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, ESR बढ़ा हुआ आता है। वही एसिडिटी जब यूरिन के थ्रू पास होती है हमारी, तो यूरिन में बर्निंग मिक्सचुरेशंस होती हैं। वही फूड जब आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपके एनल एरिया में, जिसे हम मल द्वार कहते हैं, वहाँ जाके वो फंसेगा, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप जोर लगा के टॉयलेट करोगे, आपको अर्श भगंदर, जिसे हम पाइल्स फिस्चुला कहते हैं, उसका इन्विटेशन है। और आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करोगे तो ये वो उन सब बीमारियों का इन्विटेशन है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है कैंसर। लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, मैक्सिमम रीज़न इज एसिडिटी। आयुर्वेद इसे बड़े अच्छे से समझता है, इसे ठीक कर सकता है। मैं हर बार जब भी आपसे पहले डिस्कशन हुई, मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ कि आपकी रसोई ही आपका दवाखाना है। जो आपका कंसर्न था कि फॉर्मूला ज़रूर देना है मेरी ऑडियंस को, आज जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको पहले दिन एसिडिटी है, उसे डे 1 पर ठीक करें। अगर उसे आप डे 1 पर ठीक नहीं करते हैं तो ये 105 से ज़्यादा बीमारियों का इनवाइट है। जो सनवाल जी ने आज मेरे से डिस्कशन की इस एपिसोड से पहले, उन्होंने क्लियर कहा कि ऑडियंस को होम रेमेडी चाहिए ही चाहिए, ताकि वो घर में अपने आप को स्वस्थ रख सकें, हेल्दी रख सकें, कभी बीमार ना हो। तो उसके लिए आपकी किचन के अंदर 2 चीज़ें बड़ी नायाब हैं, एक है जीरा, एक है अजवाइन। दोनों चीज़ों को बराबर आप मिक्स कर लें। 1 चम्मच इसकी सुबह और 1 चम्मच इसकी शाम को गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू करें। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और ज़िंदगी में कभी भी जो फैटी लीवर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल हाई होना है, इवन के कॉन्स्टिपेशन है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि आपने रूट के ऊपर काम कर लिया। आपने अपनी जठर अग्नि के ऊपर काम कर लिया, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है। तो कैप्सूल जो आप लेते हैं, आपका सवाल है, वो आपका कैप्सूल रेगुलर अजवाइन जीरा यूज़ करने के बाद 10 से 15 दिन में उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। रेगुलर यूज़ करेंगे तो महीने के अंदर आपको ये लगेगा कि आपकी ब्लॉटिंग कम हो गई है, डिपेंडेंसी कम हो गई है और आप उसे छोड़ भी पाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग ये यूज़ करते थे। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारी माताएं घर के अंदर पूरी बनाती थी। जब वो पूरी बेलती थी तो उसमें अजवाइन डालती थी। उन्हें पता था इस बात का कि पूरी ने जाके गैस बनानी है, तो उसका रोकथाम क्या है? उसकी रोकथाम है अजवाइन। तो वो पहले ही ऐड कर देते थे उसमें। काले चने, सफ़ेद चने घर में बनते हैं, उसमें भी सफ़ेद चनों में आंवला ऐड कर देते हैं उसको रंग देने के लिए। हम ये सोचते हैं सफ़ेद चनों को काला दिखाने के लिए, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए आंवला डाला जाता है, पर ऐसा नहीं है। सफ़ेद चने डाइजेशन लेट होता है उसका, उसमें जब हम आंवला डाल देते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि आंवला ही डाइजेशन का कार्य करता है। हमारे बड़े बुजुर्गों को इन चीज़ों का पता था, वो इसे फॉलो करते थे। अगर हम उन चीज़ों को दोबारा से फॉलो करने लग जाएं, अपनी जड़ के साथ जुड़ जाएं, अपनी रूट के साथ जुड़ जाएं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ से, इस देश से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं कि वो चीज़ें यूज़ क्यों की जाती थी। ट्रू। तो और शुरुआती सारी गट से हो रही है। गट तो सेकंड ब्रेन कहा गया है हमारा। हमारी रसोई के अंदर मैं हर बार यही डिस्कस करता हूँ, हमारी जो किचन है वो सबसे बड़ा दवाखाना है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो वैद्य हैं सबसे बड़ी। जब हमने हमारी नमकदानी को, मसालेदानी को, स्पाइसेस को यूज़ करना गलत तरीके से शुरू कर दिया तो हम बीमार होने लग गए। जब हम हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी, पिपली, काली मिर्च, इनका प्रयोग सही ढंग से करते थे
तो पहले बीमारियां होती ही नहीं थी। ये बीमारी का इनवाइट हमने अपने आप खुद दिया है, उसका कारण भी हम है। और आज हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो ये सुन रहे हैं, हमारी न्यू जनरेशन सुन रही है, ओल्ड जनरेशन सुन रही है, इस पॉडकास्ट को देखकर वो दोबारा अपनी किचन के साथ जुड़े, अपनी रूट के साथ जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें। हमने दिन की शुरुआत की बात करी, अब मैं डायरेक्टली रात पर आता हूँ। रात के टाइम, आज के टाइम में जितनी भी यंग जनरेशन है वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। सबको पता है कि ब्लू लाइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है, फिर भी 1-2 बजे तक फ़ोन में ही लगे हैं, लैपटॉप में ही लगे हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? देखो, आयुर्वेद में एक चीज़ तो क्लियर है कि जब हम औषधि की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, रोग से दूर होने की बात करते हैं, तो आयुर्वेद सबसे पहले बात करता है क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आपने कह तो दिया भी ब्लू लाइट का पता है हमें, पर फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा कि हम उसे कम करें। पर यस, न्यू लाइफ है, न्यू जनरेशन्स हैं, जेनजीज हैं, न्यू लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल है, तो उसको देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेना चाहिए। देखो, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक चलती है, एक क्लॉक पैरेलली यूनिवर्स में चलती है। सूरज उगता है, सूरज पीक पे आता है, उसके बाद वो छुप जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक चलती है। हमारी अग्नि है, जो एसिडिटी वाली मैं बात कर रहा था, हमारी अग्नि है वो तेज होती है और सूरज के साथ ही वो ढल जाती है। तो जब वो ढलती है तब हमारी बॉडी की एनर्जी कम होती है। उसके बाद हमारा समय होता है सोने का, ताकि बॉडी को रीजुविनेट करने के लिए टाइम दिया जाए। जो ब्लू लाइट होती है वो हमें रीजुविनेट नहीं करने देती, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, यंग लड़का 28-29 साल का उस बीमारियों के साथ है जो बीमारियां 60 साल की उम्र में होनी चाहिए। वो रीज़न है ब्लू लाइट। उससे बचने के लिए मेडिटेशन इज़ द वन सॉल्यूशन। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन की कोई भी मुद्रा, चाहे वो प्राणायाम है, त्राटक है, उसे आप करें, उससे बड़ा रिलीफ मिलता है। और जो होम रेमेडी की बात है, उसके लिए आप गाय का घी, 2 बूंद गाय का घी एक कटोरी में गर्म कर लें। गर्म कैसे करना है? आप सपोज 1 चम्मच गाय का घी ले लेते हैं कटोरी में, नीचे गर्म पानी ले लें, उसके ऊपर कटोरी रख दें। डायरेक्ट घी को गर्म नहीं करना, कटोरी के सेक से वो घी गर्म हो, उस घी की 2 बूंदें राइट नोस्ट्रिल में, 2 बूंदें लेफ्ट नोस्ट्रिल में, नाक की एक तरफ और 2 तरफ डाल के, और सिर को पीछे की तरफ कर लें। 10 मिनट पीछे की तरफ करें, क्योंकि आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है ब्रेन में जाने का, दिमाग में जाने का जो द्वार है, रास्ता है, वो नासिका से जाता है। नासिका मतलब नाक। तो जब आप गाय का शुद्ध घी नाक में डालते हैं, वो लुब्रिकेट करता है आपके ब्रेन सेल्स को, वो लुब्रिकेट करता है आपके दिमाग को, जिससे आपका दिमाग चार्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जो कार्य दिमाग ने 2 घंटे में करना है, उसे वो 1 घंटे में करता है। तो अगर आप ये छोटी सी रेमेडी यूज़ करने लग जाएं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पर डेफिनेटली अगर हम फ़ोन को अवॉइड करें तो वो तो सोने पे सुहागा है। मतलब आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली देखने में मिलेंगे, बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी आपकी, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है वो बंद हो जाएगी। साथ की साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी किचन में है वो है दालचीनी। दालचीनी को हल्का सा घिस लें, जैसे चंदन घिसते हैं हम पत्थर पे और शंकर भगवान को तिलक लगाते हैं, वैसे ही आप दालचीनी को हल्का सा घिस लें। जब वो हल्का सा पेस्ट बन जाए, उसको माथे के ऊपर लगा लें, आपको इमीडिएटली सुकून मिलेगा। डीप स्लीप में चले जाओगे आप, आपका ब्रेन जल्दी रिजुविनेट करेगा, जो ब्लू लाइट का साइड इफेक्ट है वो कम होगा। तो ये 2 मेथड्स हैं जिससे हम अपने आप को ब्लू लाइट से अवॉइड कर सकते हैं। राइट। स्ट्रेस, जंक फूड, आपका अल्कोहल और तो और फ्राइड, हमें सबको पता है, सब खा रहे हैं आज के टाइम में। यंग जनरेशन तो दबा के खा रही है, बट इससे हमें पता है कि हमारे लिवर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या पूरा देश लिवर ट्रांसप्लांट कराएगा या इससे कैसे हम बच सकते हैं? देखो, सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है।
चाहे वो एसिडिटी थी, चाहे वो ब्लू लाइट थी, चाहे फैटी लीवर है कि हम खा रहे हैं जो आपने कहा। और ये हमें सबको पता है। हम स्क्रॉल करते हैं ना फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, हम यही देख रहे हैं कि जंक फूड खाने से ये हो गया, हार्ट अटैक आ गया, लीवर खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। पर इसका सही सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो आपकी फायर है। मैं फिर वहीं आऊँगा। आपकी डाइजेस्टिव फायर अगर ठीक है तो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे लक्कड़ पत्थर हजम। उसका मतलब यही था कि आप कुछ भी खा लो, सब हजम हो जाएगा। सब हजम हो जाएगा अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि, पेट की आग ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है तो ये कुछ भी हजम नहीं होगा। समय के साथ जो ये जंक फूड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अल्कोहल है, ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को ख़राब कर देती है। जब वो ख़राब होती है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड फैट्स बनते हैं जो लीवर के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो लीवर को ख़राब करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम जो आज हमारी जनरेशन में है वो है फैटी लीवर ग्रेड 1। ये कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाए, चाहे उसको किडनी में पथरी का दर्द हो, चाहे उसको पेट में दर्द हो, वो जाता तो अल्ट्रासाउंड करवाने हैं पेट के दर्द के लिए, गिफ्ट में फैटी लीवर लेके आता है वो। मैक्सिमम लोगों को, सही कह रहे हो आप। आउट ऑफ 100 अल्ट्रासाउंड्स इन नॉर्थ इंडिया अगर मैं बात करूं तो 70% अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट्स में फैटी लीवर ग्रेड 1 और 2 आपको मिलेगा। वो आपने बिल्कुल सही कहा सनवाल जी कि उसका कारण जो है वो हमारा फूड, अल्कोहल है। पर अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया जिसके साथ जीना है। हम बात तो करते हैं छोड़ने की कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अगर इन चीज़ों को छोड़ने की बजाय अगर हम कम भी कर लेंगे तो भी हम अपने आप को बचा सकते हैं आज की समय में। क्योंकि हमारी किचन में वो पावरफुल हर्ब्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों से बचा के रखेगी, इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक तरफ से सपोज ये हम इसी की बात कर लेते हैं, गिलास की, यहाँ से डस्ट आ रही है, आप इसके ऊपर कीचड़ फेंक रहे हो, मिट्टी फेंक रहे हो, इधर से मैं पानी फेंक रहा हूँ तो वो उसे साफ तो कर रहा है। पर अगर आप मेरे से पूछो क्या ये गिलास परमानेंट साफ होगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। उसको परमानेंट साफ करने के लिए आपको मिट्टी रोकनी पड़ेगी, फिर इस पे पानी मारना पड़ेगा। सेम यही हाल हमारे लीवर का है। अगर ये मेरा लीवर है, इसके ऊपर मैं जंक फूड फेंक रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अल्कोहल डाल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं फ्राइड चीज़ें डाल रहा हूँ, तो ये इसको ख़राब तो कर रहा है। पर पैरेलली अगर मैं कोई ऐसी चीज़ ले रहा हूँ अपनी डाइट में जो इसको क्लीन करती है, जो पानी का काम कर रही है, तो ये लीवर को डैमेज होने से तो बचाएगा। पर अगर आप मेरे को ये कहो कि क्या ये लीवर मेरा हेल्दी है, रिजुविनेटिंग है, यंग है, तो उसका जवाब मेरा ना है। वो हेल्दी कब होगा, नया कब होगा, 60 साल की उम्र में वो 40 साल जितना काम कैसे करेगा? तो आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। नहीं बंद करनी तो अपनी मदर के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो लीवर को बचा सकती थी। तो सबसे पहले मदर नाम लेती है हल्दी का। भाई हल्दी का सेवन करो, जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया, चारों चीज़ें आपकी किचन में है। चारों चीज़ों का हर घर के अंदर एक मिक्सचर तैयार होता था पहले। उसमें नींबू निचोड़ा जाता था, उसे छाए में सुखाया जाता था, उसको फिर 1 चम्मच दिया जाता था जब किसी को प्रॉब्लम होती थी लीवर की, गैस की। वो 1 चम्मच रामबाण काम करती थी आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में। सबसे आसान तरीका अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का, अगर आपको लगता है कि आज सैटरडे नाइट थी, मैंने कुछ गलत ऐसा खाया, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो नॉन वेज है, चाहे वो फ्राइड फूड है, वेजिटेरियंस के भी आज की डेट में फैटी लीवर है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर एक डिजीज़ है, NAFLD कहते हैं उसको। बिना अल्कोहल को लिए भी फैटी लीवर हो जाता है, लीवर खराब होता है। तो उन सब चीज़ों में संडे मॉर्निंग में आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने फास्ट रखना है लंबे समय का।
रात को आपने ऐसा खाना खाया जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। रात को आप 2 बजे पार्टी से फ्री हुए, सुबह 8 बजे मदर ने उठा दिया और ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, आपको टाइम कितना लगा? 6 घंटे। वो आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा। आप अपने पेट को रेस्ट दो, लीवर को रेस्ट दो, ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधे लंच पे आओ 1-2 बजे के आसपास। उसको टाइम दो कि डाइजेशन को पूरा करे। फिर डाइट में वो चीज़ लो जो लीवर को प्रोटेक्ट करे। हर घर के अंदर सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया है, उसका पानी उबाल कर पीना शुरू करो, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि सबसे इजी रेमेडी हो कि मैंने बनाया और मैंने ले लिया, तो 2 बूंद घी के अंदर हल्का सा हल्दी को भून लें और उसे लें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, नया हो जाएगा। फिर आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फिर उसके बाद आता है सिरोसिस ऑफ लीवर, उसके बाद कह देते हैं लीवर ट्रांसप्लांट, उसकी ही नौबत ना आने दे, उसके लिए कालमेघ है, भूमि आंवला है। ये 2 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका अगर आप रेगुलर सेवन करते हो। भूमि आंवला तो हमारे नदी के किनारे पे लगा हुआ है, हर नदी के किनारे पे वो है, छोटे छोटे आंवले होते हैं पौधे के नीचे, वो रामबाण औषधि है। उसके 4 पत्ते, एक पत्ता इतना बड़ा है, उस पत्ते के अंदर छोटे छोटे पत्ते लगे होते हैं। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, इतना बड़ा एक लीफ है, उसके अंदर छोटे छोटे लीव्स लगे हुए हैं। तो इतने बड़े लीफ को 3 से 4 पत्तों को आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। जिसको फैटी लीवर ग्रेड 3 है, 3 महीने के अंदर उसका फैटी लीवर नॉर्मल पे आ जाएगा, उसके फैट को वो काट देगा और लीवर बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, रीजुविनेट हो जाएगा, फ्री रेडिकल उसके लीवर में से निकल जाएंगे। उसका लीवर 60 साल की उम्र में 18 साल की उम्र का कार्य करेगा। आप मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने बहुत सारी चीज़ें वैसे ही आंसर कर दी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते और नॉन अल्कोहलिक है कि हमें तो कैसे हो गया, हम तो कुछ यही नहीं करते। आपने बिल्कुल सही कहा। तो लीवर की दो मेन कंसर्न्स हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है। एक पेशेंट आता है जो अल्कोहल ले रहा है, उसे पता होता है कारण क्या है। ऐसा नहीं है, जो अल्कोहल नहीं ले रहा उसका भी लीवर खराब है, क्योंकि उसके फूड में इतना कुछ है। आप कभी नोटिस करें, कुछ अल्कोहल लेने वाले ऐसे पर्सन मिलेंगे आपको, अगर आप फोकस करके देखेंगे, कॉन्शियसली देखेंगे उन चीज़ों को, तो उनका लीवर फैटी नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ का जो जंक फूड है वो नहीं लेते। राइट। नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड है, जब कोई अल्कोहल ले रहा है तो वो शुरू करता है एक चीज़ से, मैं नाम नहीं लूँगा, कॉमन है, पीनट्स मसाला से, धीरे धीरे करते करते वो कहीं ना कहीं बटर चिकन तक आ जाता है। यस, एग्री। जब खाने की बारी आती है तो वो नान ऑर्डर कर रहा होता है। एक तरफ अल्कोहल ने खराब करना है, फिर नान तक आप चले जाते हो। मैदा आ गया। तो अल्कोहल से ज़्यादा खराब तो वो डाइट कर रही है जो उसके साथ आप पैरेलली ले रहे हो। तो चीज़ों को रिड्यूस किया जाए, अपनी लाइफ इंजॉय की जाए, पर साथ में डिटॉक्सिफाई की चीज़ें ज़रूर ली जाएं जो आपके लीवर को बचा सके। तभी जनरली लोग कहते हैं कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, सैलेड लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। मैं तो अल्कोहल की फेवर में नहीं हूँ लेकिन इन जनरल आप कह सकते हैं जी। पर डॉक्टर्स ये भी तो कहते हैं कि 1-2 पैग बहुत है, मतलब उतने में कोई नुकसान नहीं है। देखो, डॉक्टर तो मना करता है, मना इसलिए करता है जब हम किसी को स्पेस देते हैं ना जी, तो वो उसका बेनिफिट ज़्यादा लेता है। अगर हम ये कह दें कि आप 15 से 20 ml ले सकते हो, 30 ml ले सकते हो, ट्वाइस अ वीक ले सकते हो, आपका लीवर उसे डाइजेस्ट कर लेगा, तो पर्सन सोचता है जब 30 की परमिशन है तो फिर 60 भी ले सकते हैं, मेरा लीवर तो मजबूत है। हर पर्सन यही सोचता है। तो इसलिए डॉक्टर्स बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपने नहीं लेना। और अगर आपको फैटी लीवर हो गया है फिर तो बिल्कुल ही नहीं लेना, वो जहर का काम करती है। यस, किचन में जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, हल्दी जैसे मैंने आपको बताया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया, ये इनको आप लें, आपका लीवर दोबारा रिजुविनेट हो जाएगा। हर्ब्स का प्रयोग करना है तो कालमेघ और भूमि आंवला, उसको लें, आप कहेंगे ज़िंदगी जीने का ही मज़ा आ गया। अच्छा, एक और मेरे मन में अभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये आया कि बहुत सारे लोगों को ना जॉन्डिस बार बार होता है, तो उसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है? देखो, जॉन्डिस जो है वो आपका बिलीरुबिन का बढ़ जाना, आपका लीवर पूरी तरह से हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पा रहा। ओटीपीटी 2 एंजाइम्स हैं जिनको रिलीज करता है वो जब
डिरेंज्ड हो जाते हैं, बिलीरुबिन लेवल, सीरम बिलीरुबिन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो जब खराब हो जाते हैं तो जॉन्डिस रीजन आ जाता है। उसकी वजह से आपके डाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। उसको क्योर करने का सबसे ईजी तरीका है, आप फास्ट पे चले जाएं, वर्त पे चले जाएं, आप शरीर को रेस्ट दें, खाना खाना बंद कर दें, और 2 जड़ी बूटियां जो मैंने आपको बताई हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दें, कालमेघ और भूमि आंवला। आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। और किसी को अगर जॉन्डिस बार बार होता है तो वो भी अगर इन चीज़ों का यूज़ करने लग जाए तो वो एब्सोल्युटली फिट हो जाता है, उसे बार बार जॉन्डिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आज के स्पेसिफिकली इन यंग जनरेशन, गर्ल्स में स्पेसिफिकली, पहले उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 13 से 15 साल के ड्यूरेशन में आती थी, अब यही चीज़ 8 से 10 में पहुंच गई है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है और यंग गर्ल्स को ऐसे हम कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है। मेरे को लगता है आपने काफ़ी बड़ा होमवर्क किया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बिल्कुल ऑडियंस की इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। देखो, जो ये कॉन्सेप्ट है ना 13 से 15 साल में साइकिल का आना, ये 20 साल पहले का कॉन्सेप्ट था। अब साइकिल 8 से 10 साल की एज में आने लग गई है। इसका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हम आज सोसाइटी में देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। आप देखो, पहले ये सुनने में आता था कि गांव के अंदर किसी एक को बच्चा नहीं हो रहा, वो चाहे मेल की वजह से हो या फीमेल की वजह से हो, कोई भी रीज़न हो। आज हमें हर घर में देखने को मिलता है कि फैमिली में बच्चा नहीं हो रहा। फैमिली का मेरा मतलब है आपकी फैमिली, आपकी बुआ की फैमिली, मामे की फैमिली, जो आपका क्लोज परिवार है, उसमें कोई ना कोई केस आपको जरूर मिलेगा जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। उसका रीज़न है साइकिल का जल्दी आना। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जल्दी क्यों आ रही है, तभी हम उस कारण को बंद कर पाएंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को ठीक कर पाएंगे। कारण है इसका सबसे बड़ा हम खुद। हम आज की डेट में जितना भी फूड ले रहे हैं वो सारा फूड ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फल सब्जियों को इंजेक्शन लग रहे हैं उनको ग्रो करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं। राइट। गाय से आपने दूध लेना है तो उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है ग्रोथ हार्मोन के लिए। राइट। जिस मुर्गी से आप अंडा ले रहे हो उसको आप, सनवाल जी, आप बिलीव ही नहीं करेंगे, 132 तरह की वैक्सीनेशन लगती है एक मुर्गी को जिसका अंडा आज मार्केट में आ रहा है। वो वैक्सीन, वो एंटीबायोटिक और उस एग का जब हम प्रयोग करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। वो ग्रोथ हार्मोन्स जो भैंस को लगे हैं वो मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में आ रहे हैं। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, यूएस की स्टडी है, इंडिया की स्टडी है, हर जगह आप नेट पे जाके स्टडी कर सकते हो, पब्लिकली अवेलेबल है वो स्टडीज। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। उन हार्मोन्स की वजह से हमारी आने वाली जनरेशन के ग्रोथ हार्मोन्स जल्दी ग्रो हो रहे हैं, उन्हें मैच्योरिटी जल्दी आ रही है। जब एक लड़की माँ के पेट में होती है उसका AMH लेवल सबसे ज़्यादा होता है जो उसके एग की क्वालिटी को मेजर करता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बच्चा होगा। जैसे ही साइकिल शुरू होता है उसके बाद AMH कम होना शुरू हो जाता है। अब साइकिल 8 साल की उम्र में शुरू हो गया, साइकिल शुरू होता था 15 साल की उम्र में, 5-6 साल का गैप ये आ गया, जल्दी शुरू हो गया। तो पहले मैरिज हो जाती थी 22-23 साल की उम्र में, अब मैरिज की एवरेज एज हो गई है 30 से 32 साल। हमने यहाँ एज को बढ़ा लिया, उधर साइकिल जल्दी शुरू हो गई, AMH कम हो जाता है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। बहुत बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान को फेस करना पड़ेगा जो ये प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ एक मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं आपसे डिस्कस करूँगा, PCOD। साइकिल तो जल्दी शुरू हो ही रहा है, जो हमारा फूड गलत हो गया है उसकी वजह से यंग जनरेशन को ओवरी के अंदर या यूट्रस के अंदर गांठ बनने लग गई है, जिसको PCOD PCOS की प्रॉब्लम कहते हैं। फेस पे बाल आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, महीना ठीक से ना आना, 2-2 3-3 महीने के बाद महीना आना। महीना आता है, महीने का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल से मेरा। महीना आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो वो पेनफुल आती है, फ्लो प्रॉपर नहीं आता,
कईयों को फ्लो ज़्यादा आता है। तो ये कलेक्टिवली एक कारण बन गया चीज़ों का इनफर्टिलिटी के लिए। इसका कारण हमें वो सारा फूड छोड़ देना चाहिए जो आज की डेट में अडल्ट्रेटेड है, जिसमें इंजेक्शन लगा हुआ है, जो मिल्क उस भैंस से आ रहा है जिसको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए। कारण हम है। जिस दिन हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, हम इस 8 साल को वापस 12-14 साल में ले आएंगे और आने वाली जनरेशन को हम सेव कर पाएंगे। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी साथ में ये भी उठाया, आपने भैंस के दूध की बात करी। आज तो ये भी सुनने में आ रहा है कि यार दूध और पनीर जैसी चीज़ें भी हैं जो खाने लायक नहीं बची हैं। आयुर्वेद में बहुत ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हम दूध को मना कर देते हैं। हम जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हम कहते हैं वो डिजीज़ जो अपने सेल को ही मारने लग जाए। मैक्सिमम स्किन डिजीज़ हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आम बात, ऑटो इम्यून में काउंट किया जाता है। पार्किंसोनिज्म है, ऑटो इम्यून में काउंट किया जाता है। हाथों का कांपना, ट्रेमर्स आ जाते हैं हाथों में। इन डिजीज़ में हम दूध को बंद कर देते हैं। दूध यूज़ किसका करना है? गाय का। गाय कौन सी? देसी गाय। वो गाय नहीं कि जिसको आपने बांध रखा है और वो चारा खा रही है। वो गाय जो घूम रही है, घूम के चारा खा रही है, पर अब मिलना मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है। तो इन चीज़ों को अगर हम एक साइड में कर दें, आज के एटमॉस्फेयर में हमें अगर चाहिए तो इतना ही अगर हमें मिल जाए कि गाय का दूध हो, देसी गाय का दूध हो, उसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन ना लगते हों, तो आप ले सकते हैं। अगर इन चीज़ों के साथ दूध आ रहा है तो आप ना लें। मैं अभी पीछे कोई टीवी पे देख रहा था, किसी न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि कोई यूपी में ऐसा दूध पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया? यूपी था कि दिल्ली था, कि उस दूध को किसी स्प्रे के साथ या यूरिया के साथ बनाया जा रहा था। उसकी चाय बना रहे थे तो भी दूध नहीं फट रहा था। मतलब इस लेवल का तो साइंस की डेवलपमेंट हो गई है गलत फील्ड में। मिक्सिंग इतना पहुंच गई कि वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते चीज़ को। मेरे को तो मेरे बड़े बुजुर्ग एक ही बात समझाते हैं, उनके टाइम में गाय भैंस ज़्यादा थी, आदमी कम थे, दूध पूरा नहीं होता था। आज के टाइम में पॉपुलेशन बढ़ गई है, गाय भैंस देखने के लिए नहीं है, पर आप दूध जितना चाहो उतना मिलेगा। वो आ कहाँ से रहा है? ये आप समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, और हमें सुनने वाला भी समझदार है। तो हम अवॉइड करते हैं दूध को, हम अवॉइड करते हैं एग को, जो हमें पता है किस मेथड से आ रहा है। हम अवॉइड करते हैं नॉनवेज को, ताकि ऑटो इम्यून डिजीज़ ना हो, डायबिटीज़ ना हो, पार्किंसोनिज्म ना हो। और ये जो आपने सवाल उठाया, 8 से 10 साल की उम्र में जो साइकिल शुरू हो रही है वो ना हो, PCOS PCOD ना हो, जो कारण बनेगा इनफर्टिलिटी का, बांझपन जिसे हम कहते हैं उसका। तो इसे बंद करने के लिए हमें अपने बच्चों को हेल्दी फूड देना चाहिए। राइट। अच्छा, सर्दियाँ आ चुकी हैं, हर बार सर्दियाँ आती हैं और सर्दियाँ आते ही दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो जाता है, और वही हालत आज के टाइम में इधर चंडीगढ़ ट्राई सिटी की भी है। बट पोल्यूशन के साथ इफेक्ट होता है हमारे लंग्स को, इससे कैसे बचा जा सकता है? सवाल तो बड़ा अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं फिर वहीं आऊँगा लीवर वाली स्टोरी पे, कि पोल्यूशन आ रहा है, इधर से क्या हम कुछ ऐसी चीज़ अपने लीवर को दे सकते हैं जो वो उसको डेली डिटॉक्सीफाई कर दे। ये फायर फाइटिंग है, इस पे हमें काम करना चाहिए। फिर पैरेलली एक काम है कि हमें लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 2 चीज़ों पे हमने काम करना है। पहला काम करना है, डेली जो पॉइजन आ रहा है हमारे अंदर, जो डस्ट आ रही है, जो स्मोक आ रही है, वो नैनो पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग्स के अंदर चले जाएंगे, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमने कुछ लेना है। सेकंड, उसे हमने ख़त्म कर दिया, अब क्या मैं लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ? राइट। तो जो हमने ख़त्म करना है उसके लिए हमने यूज़ करना है दालचीनी का, तुलसी का। तुलसी का पानी आप तुलसी उबाल के पीने लग जाएं, लंग्स को हेल्प मिलेगी। दालचीनी, 2 ग्राम दालचीनी आपकी किचन में अवेलेबल है। 2 ग्राम दालचीनी 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रात को रख दें, सुबह उसे उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए उसे सिप सिप करके, घुट घुट करके बैठ के पी लें। आपका लंग्स जो है उसके ऊपर वो कार्य करेगी, आपको फेफड़ों की दिक्कत नहीं होगी। तुलसी उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, आपको फेफड़ों की दिक्कत नहीं होगी। ये है शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म के लिए लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए योगा है, प्राणायाम है, उसका आप सहारा लें। कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम जिसे योग प्राणायाम कहते हैं, आजकल मॉडर्न जेनजीज उसे योगिक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहने लग गए हैं। वन ऑफ द सेम थिंग, टर्म चेंज हो गई। तो प्राणायाम आप अपने अगर ब्रीद को कंट्रोल करते हो, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हो, तो आपके लंग्स की पावर बढ़ती है, जिसकी वजह से आपको यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एलआरटीआई, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा, ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कोविड की मैं बात जरूर करूंगा यहाँ पे। कोविड जब आया उसने लंग्स के ऊपर आपके इफेक्ट किया। उस वक्त वैक्सीनेशंस भी लगी, बड़ा ये कंट्रोवर्सी चल रही है वैक्सीन की वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, वो एक सेपरेट चैप्टर है। राइट। जो लंग्स के ऊपर डैमेज हुआ उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, आपके ये एक्यूआई के साथ मैं उसको रिलेट करना चाहूँगा कि जिनका लंग कोविड में कोलैप्स कर गया, फाइब्रोसिस हो गया, वो रेगुलर सेवन करना शुरू करें दालचीनी का, काली मिर्च का। आप देखिए उनकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएंगी दोबारा। बहुत से लोगों का टेस्ट चला गया जीभ के ऊपर से, वो कहते थे कोविड हुआ टेस्ट नहीं आ रहा, त्रिकटु का सेवन करने लगे। उसका मेन इंग्रेडिएंट काली मिर्च है, काली मिर्च का सेवन करने लग जाएं आप, आपका टेस्ट वापस आ जाएगा, आपके लंग्स को कैपेसिटी मिलेगी। दालचीनी जैसे मैंने बताया आपको, 2 ग्राम दालचीनी रात को भिगो दें, सुबह उबाल लें और उसके बाद उसे ले लें, आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, कोविड का इफेक्ट भी कम हो जाएगा आपके लंग के ऊपर जो है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है अगेन, एंड उसके साथ साथ ही ये इतना हार्मफुल है कि क्या ये इतना हार्मफुल है कि हमारे लिए यहाँ तक कि डेथ हो जाती है लोगों की। तो ये इन चीज़ों से कैसे, मतलब घुमा फिरा के सारी चीज़ एक तरफ आ रही है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? बचा कैसे जा सकता है, मेरा तो एक ही जवाब है, आप जब भी खाना खाएं ये सोच के खाएं कि क्या ये खाना मेरे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है, ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा या नेगेटिव इफेक्ट देगा। इतना ही सोच के अगर आप खाना खा लेंगे तो आप इन सभी बीमारियों से बच जाएंगे। आपके आगे फास्ट फूड आ गया, आपने सोचा ये हार्मफुल है, आपने खाना है, आप उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। आपके आगे मीठा आ गया, आपको लगा ये हार्मफुल है, आप उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। आपके आगे सैलेड आ गया, फ्रूट आ गया, आपको लगा ये बेनिफिशियल है, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। कॉन्शियसली जिस दिन खाने लग जाएंगे, जिस दिन आप अपने पेट को, स्टमक को डस्टबिन ना समझकर आपका मेन ऑर्गन समझने लग जाएंगे, अपनी लाइफ समझने लग जाएंगे, उस दिन आप फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल जो आपने मेरे से सवाल किया है वो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लाइफ से दूसरी लाइफ जब आती है तो उसमें 100% रोल कोलेस्ट्रॉल का है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मुर्गी ने अंडा दिया, उसके ऊपर वो बैठती है, उसको हीट देती है, उसके बाद उसमें से चूजा बाहर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। उस अंडे के अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है उस अंडे के अंदर। कोलेस्ट्रॉल में ही इतनी पावर है कि जो नई जनरेशन को पैदा कर सकता है, नई लाइफ को ला सकता है। तो इसलिए भगवान ने हमें कोलेस्ट्रॉल दिया, उसे खराब हमने कर लिया। हमारी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है, खराब कोलेस्ट्रॉल भी है, और दोनों होने चाहिए। ओके। पर हमने विद टाइम हमारी डाइट की वजह से अच्छे कोलेस्ट्रॉल को तो कम कर लिया, जिसे मॉडर्न टर्म में HDL कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमने बढ़ा लिया, जिसको LDL कहते हैं। LDL जब आर्टरीज के अंदर जमता है, ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज ही हार्ट अटैक का कारण बनती है। वो ब्लॉकेज सिर्फ हार्ट के अंदर नहीं है, वो ब्लॉकेज आपकी यहाँ से जुगुलर जाती है उसके अंदर भी है, आपके पैरों में जो आर्टरीज जा रही हैं उसके अंदर भी है। हार्ट की जो आर्टरी है वो थोड़ी सी पतली ज़्यादा है, उसमें ब्लॉकेज से इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। जब वो रुकती है तो हार्ट बंद हो जाता है, तो आपको पता ही है क्या होगा उसके बाद। तो इसलिए हम हार्ट अटैक की बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ, पर वो बंद हर जगह होता है। पर इसका यूजफुल पार्ट देखें, हमारा ब्रेन कोलेस्ट्रॉल है, हमारा हर जॉइंट जो मूव कर रहा है इसके बीच में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है।
तो इतना इम्पोर्टेंट है, हमें इसे वाइजली यूज़ करना है कि HDL कैसे बढ़े, LDL कैसे कम हो। एक ऐसा रामबाण नुस्खा जो मैं मेरे हर पेशेंट को बताता हूं, अदरक, नींबू, लहसुन और सेब का सिरका, चारों का एक एक कप जूस ले लें। सपोज 1 गिलास है ये, 1 गिलास अदरक का जूस ले लें आप। ओके, ओवरऑल सिर्फ अदरक ओनली? सिर्फ अदरक का। अदरक लिया, उसको कद्दूकस किया, आ गया, उसको मिक्सी में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, उसको घुमा लिया, उसको कपड़े में रखा और कपड़े को निचोड़ दिया। 1 कप जूस लेना है आपने, 1 कप ही नींबू का रस लेना है, 1 कप ही लहसुन का जूस लेना है, गार्लिक, यस, 1 कप सेब का सिरका लेना है। आपके पास 4 कप हो गए। 4 कप को आप धीमी आंच के ऊपर उबाल लें। जब 1 कप इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, 3 कप रह जाए, उसे एक कंच की बोतल में डाल लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ लें। जबरदस्त रिजल्ट है जी उस चीज का। आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा थ्रू आउट लाइफ, आपको एसिडिटी थ्रू आउट लाइफ नहीं होगी, ब्लोटिंग थ्रू आउट लाइफ नहीं होगी। जो आपका पहला सवाल था, उठ के गोली खानी पड़ती है, खत्म। गोली नहीं खानी पड़ेगी। 3 महीने आपने अगर ये रेगुलर ले लिया, आप अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराओ, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल, टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, LDL नॉर्मल, HDL नॉर्मल। यूनिवर्स ने इतनी प्यारी चीज़ें दी हैं, प्रकृति ने सब कुछ तो आपको दे दिया, आपकी किचन में दे दिया, पर हमने बस यूज़ ही नहीं किया। कुछ लोग इसे नहीं ले सकते, भाई कड़वा है जी, खट्टा है जी, थोड़ा सा इसमें हनी ऐड कर लें, बस आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, फ्री रेडिकल्स को बाहर करेगा, बॉडी को रीजुविनेट करेगा, आपकी बॉडी में वो एनर्जी दोबारा आ जाएगी जिसे आप चाहते थे कि मेरी बॉडी के अंदर रहे। सिर्फ घरेलू नुस्खा, अदरक, नींबू, लहसुन और सेब का सिरका। हमारे आयुर्वेदा में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम लोग एलोपैथी और बाकी सब जगह भागते ही रहते हैं हर वक्त। तो वही जैसा आपने कहा ना, किचन में ही सब कुछ है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी आपने एक और पॉइंट बोला था एग्स का, तो लोग सारे यंगस्टर्स जिम जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, 7 से 8 डेली के अंडे खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, और इसका लीवर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम मतलब इसको कैसे सेव कर सकते हैं, या अपने आप के लिए लीवर को डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं, जो जिम के लिए जा रहे हैं, या कुछ और हमारे पास जिम पॉइंट ऑफ व्यू से हो? देखो, जो जिम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो 3 चीज़ों का बड़ा चलन है जिम में। एक तो प्रोटीन का बड़ा चलन है कि प्रोटीन के काले काले इतने बड़े बड़े डब्बे आते हैं, बच्चे 6-6 चम्मच उसको खा रहे हैं, फिर हमारे पास आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई जी, ये हमें प्रॉब्लम। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ जाके पता लगता है कि इन्होंने एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोटीन किया है। जो प्रोटीन आप खा रहे हो उसकी कितनी पोटेंसी, उसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के लिए। उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए भी, उनके लिए भी जो इसे यूज़ कर रहे हैं, कि क्या वो जो चीज़ खा रहे हैं उसमें वही चीज़ें हैं जो उस पर लिखी हुई हैं, ये किसी को भी नहीं पता। बहुत स्टडीज़ ऐसी आई हैं। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, दंगल मूवी आपने देखी होगी। बिल्कुल। दंगल मूवी के एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा, उनका बाहर से प्रोटीन आता था, पता नहीं वेरी एक्सपेंसिव प्रोटीन। एग्री। तो वो क्या हम खा रहे हैं? वो नहीं खा रहे। जब प्रोटीन इतना महंगा है, आम पर्सन अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस प्रोटीन को, तो कैसे खा रहे हैं लोग? कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो हार्मफुल है। एग्जैक्टली। कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, पर हमें अवॉइड जरूर करनी चाहिए वो चीज़ें। प्रोटीन कंसर्न है, अंडों का बड़ा बड़ा कंसर्न है। 20-20 एग्स को यूज़ करते हैं, एग्स जिसका पता ही नहीं है वो आ कहाँ से रहा है। राइट। एक साइकिल के अंदर, 1 साल के अंदर मुर्गी लगभग 150 के आसपास एग्स देती है, पर आप हैचरी जाके पूछें, कभी सर्वे करें, आपको रियलिटी पता लगेगी। 300 दिन अंडे देती है मुर्गी। ये स्टडीज है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जो 150 अंडे देने थे उसकी जगह वो 300 दे रही है। क्या होगा उसमें?
वो कैसे लिए होंगे अंडे, क्या लगाया होगा उनको हार्मोन्स में, राइट। वो गलत है। अगला कॉन्सेप्ट है दूध और केला, उसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इतना ज़्यादा आप बॉडी को मिल्क एंड बनाना दे रहे हो जो हार्मफुल है आपके लिए। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और आप उनको क्विंटलों के हिसाब से बॉडी में डाल रहे हो, वो बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। आयुर्वेद में वो चीज़ें हैं जो आप जिम के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक पूरा चैप्टर है इसके लिए, रसायन शास्त्र, जिसमें च्यवनप्राश का वर्णन है, हरित की अवलेह का वर्णन है, अश्वगंधा का वर्णन है, शिलाजीत का वर्णन है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरली एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। आपकी डाइट ही आपको एनर्जी देती है। आप कभी जाएं गांव में, हरियाणा के, पंजाब के, बिहार के, यूपी के गांव में जाएं, आप देखें वहाँ जो पहलवान है कबड्डी करते हैं, जो कुश्ती खेलते हैं, जो हरियाणा के लड़के ओलंपिक लेके आते हैं, लड़कियां अवार्ड लेके आ रही हैं, वो क्या इतना प्रोटीन खा रही हैं? आप उनको देखें, उनकी डाइट देखें, आपको पता चलेगा घी का प्रयोग किया जाता है, देसी घी का, अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। स्टीरॉयड, प्रोटीन्स, एग्स, मैं इन्हें अच्छा नहीं समझता। मैं ये सोचता हूँ अगर नेचुरल चीज़ें ली जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है जिम के समय पे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इवन आपने अश्वगंधा का नाम लिया, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी, शिलाजीत, ये 4 ऐसी चीज़ें जिनका हमें बहुत सुनने को मिला और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो इनकी क्या इम्पोर्टेंस और इनको कब कब कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है? देखो, आयुर्वेदा क्या कहता है? अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा आपके ब्रेन को एनर्जी देता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। अश्वगंधा का 1/2 टीस्पून अगर आप डेली यूज़ करने लग जाए, आपकी बोन की ग्रोथ, आपकी ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा। इवन कि आपको स्ट्रेस फ्री भी रखेगा। हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। बैक्टीरिया का अटैक आपके ऊपर नहीं होगा, फंगस का अटैक आपके ऊपर नहीं होगा, आपको वायरस का अटैक आपके नहीं होगा। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, तीनों चीज़ों का अटैक आपके ऊपर नहीं होगा। हल्दी का प्रयोग कैसे करना है? थोड़ा सा घी लें, जैसे मैंने आपको बताया था, कटोरी में गर्म करना है और उसमें हल्दी को डाल के मिक्स कर लें अच्छी तरह, उसको लें। हल्दी बड़ी यूज़फुल है। तुलसी को हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत ही उच्च स्थान दिया गया। बिल्कुल। तुलसी एक ऐसी चीज़ है जो कैंसर के ऊपर भी कार्य, हल्दी भी कैंसर पे कार्य करती है, तुलसी भी कैंसर के ऊपर कार्य करती है। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। अगर आप तुलसी के पानी को ऐसे पेशेंट को देने लग जाओ जो कैंसर से पीड़ित है, तो उसकी रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। हमने ये अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखा है। तुलसी 5 तरह की तुलसी होती है, 5 तुलसी का अर्क मिल जाता है। आप उसकी 2 से 3 बूंदें लें, आप फिट रहेंगे हमेशा, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, छिके नहीं आएंगी। ये सब प्रॉपर्टी तुलसी की हैं। चौथा आपने नाम लिया है नीम का, शायद अश्वगंधा, तुलसी, शिलाजीत का। साथ में मैं नीम भी कवर कर लेता हूँ। नीम एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको कभी स्किन डिजीज ही नहीं होने देगा। अच्छा। अगर किसी को बहुत पुरानी फंगल इन्फेक्शन है, पैच बन जाते हैं स्किन के ऊपर, या उन्हें ये लगता है कि मेरे कोई वाइट सा पैच बना है, 4 पत्ते नीम के, 4 पत्ते तुलसी के मिक्स करके उन्हें कूट लो, एक पेस्ट बना लो, उन्हीं के बीच में से पानी निकल जाएगा। उस पेस्ट को उस फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पे लगाना शुरू कर दो, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ये तुलसी और नीम इतना कारगर है। नीम के पत्ते से पेशेंट्स को नहलाया जाता है, उन पेशेंट्स को जिनको चिकन पॉक्स हो गया, राइट, जिसको हम माता कहते हैं। यस। माता कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके चारों तरफ नीम के पत्ते रख दो। क्यों रख दो? ताकि वो जो इन्फेक्शन कॉजिंग चीज़ें हैं वो बाहर ना जा सके। नीम के पत्ते से नहलाते हैं ताकि इन्फेक्शन कॉजिंग ना जा सके। दुनिया में आधी चीज़ें तो आयुर्वेद के नाम पे बिक रही हैं। क्या आपके पेस्ट में नीम है? हाँ, बिल्कुल सही। पहले दातुन कर लेते थे नीम का, अब क्या आपके पेस्ट में नीम है? क्या आपके पेस्ट में नमक है?
पहले क्या करते थे, सरसों का तेल लिया, नमक लिया, मिक्स किया और मसूड़े मजबूत। अब क्या आपके उसमें फेस क्रीम में हल्दी है, क्या फेस क्रीम में चंदन है, आप डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे? आप चंदन डायरेक्ट लगाओ ना, उनमें तो इवन केमिकल्स भी होते हैं। यस, आप चंदन डायरेक्ट लगाओ, आप मुल्तानी मिट्टी डायरेक्ट लगाओ। आप ऐड कर रहे हैं हम कि नमक है, नमक और सरसों का तेल क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? आप नीम की दातुन क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? आप अप्लाई करो, आप आयुर्वेद से जुड़ो, आप देखेंगे वही चीजें घूम के आ रही हैं। शिलाजीत, शिलाजीत एक ऐसा पावरफुल है आयुर्वेद में जिसके अंदर फुल्विक एसिड होता है 80% से ज़्यादा। जो अच्छी शिलाजीत है, एक्सट्रैक्टेड शिलाजीत है, उसमें फुल्विक एसिड मेन इंग्रेडिएंट, अगर उसमें 80% है तो वो बेस्ट शिलाजीत है। फुल्विक एसिड आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, इम्यूनिटी देता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुओं का वर्णन है आयुर्वेद में। आपने खाना खाया, रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, एंड में जाके शुक्र बनता है। शुक्र को जब कोई होल्ड कर लेता है तो वो ओज बनता है, जिसको हम कहते हैं ग्लो आ गया चेहरे पे। तो शिलाजीत एक ऐसी चीज है जो रस से लेके और शुक्र तक कार्य करता है। अगर आपने कनक के दाने जितनी अच्छी शिलाजीत लेनी शुरू कर दी सर्दियों में, तो आपको कभी भी जोड़ों की दर्द नहीं होगी, गोड्डे मोड्डे की दर्द नहीं होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पर हमारा दुर्भाग्य है कि शिलाजीत को हम ये सोचते हैं कि ओनली फॉर मैन, इसे आदमी ही ले सकते हैं। ये इतना बड़ा मिथ पैदा हो गया है। शिलाजीत बहुत ऐसी दवाइयों में डलती है आयुर्वेद की, वो दवाइयाँ आदमी औरत दोनों लेते हैं। औरत के लिए भी शिलाजीत उतनी ही इम्पोर्टेंट है पोस्ट मीनोपॉज में जितनी इम्पोर्टेंट आदमी के लिए है। तो शिलाजीत का प्रयोग दोनों को करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो ये मिथ है कि शिलाजीत का नाम आते ही लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी ये तो किसी और चीज़ के लिए है, ऐसा नहीं है। शिलाजीत आपके जॉइंट्स पे कार्य करती है, आपकी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी पे कार्य करती है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ पे कार्य करती है। शिलाजीत कनक के दाने जितनी, गेहूं के दाने जितनी आप अगर रोज सेवन करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि इतने सारे ब्रांड्स आगे सब बेच रहे हैं, क्या वो क्वालिटी है कि भी नहीं, ये भी एक आ जाता है। चलो, इसका कार्य तो डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो अपना कार्य अच्छे से कर रही है और वो आगे भी करते रहेंगे। आयुष मंत्रालय है, NCISM है, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, डायरेक्टर ऑफिस हैं, हर स्टेट के अपने अपने डायरेक्टर ऑफिस हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। ये चाहते हैं कि सोसाइटी को अच्छी चीज़ मिले, तो वो कार्य उनका है। हमारा कार्य इतना है। पर वन लाइन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जितने भी ब्रांड से बेच रहे हैं क्या वो अच्छे हैं? अगर हैं तो कितने % तक? 70% अच्छा है, 60% अच्छा है, या अच्छे हैं ही नहीं, सिर्फ बेच रहे हैं? सनवाल जी, आप इन शब्दों के जाल में हमें ना फंसाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे यहीं ख़त्म करें इस मुद्दे को कि कौन से अच्छे हैं या कौन से नहीं। पर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अच्छी चीज़ जरूर मिलेगी। अवेलेबल है, वही US है, वही कनाडा है, वही अमेरिका है जो इंडिया से ही मंगाता है, और हम इंडिया से ही सारा सामान वहाँ भेजते हैं। एग्जैक्टली मैं समझ गया। इंडिया सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन करता है, वहाँ देता है। सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। समय ऐसा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम ये नहीं कह सकते ये अच्छा है कि बुरा है, पर सरकारें अपना काम कर रही हैं, आपको अपना कार्य करना है। थोड़ा सा सर्च कर लें, अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं ऑफलाइन आपसे पूछूंगा कौन सा अच्छा, डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। अच्छा, मेरे घर में तो हम लोग गुड़ की चाय पीते हैं, बट जब भी कोई मेरे ऑफिस आता है या घर में भी लोग आते हैं, चाय की बात होती है, कॉफ़ी की बात होती है, मीठा कम, फीकी देना, फीकी चाय चाहिए, मीठी नहीं चाहिए। क्या इंडिया डायबिटिक नेशन बनता जा रहा है, कैपिटल बनता जा रहा है? तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं इस चीज़ से? बिल्कुल ठीक आपने ना तीर चलाया है। 5 लोग अगर मेरे घर में आते हैं तो हम ये पूछते हैं कि मीठी कौन पिएगा और फीकी कौन पिएगा। बिल्कुल। कुछ तो एक ये भ्रांतियाँ हैं कि शुगर की रेंज कम कर दीजिए, पहले 180 थी, 150 हो गई, 80 हो गई। हम इस बात में नहीं जाते। हमारी बॉडी को चलाने वाला ग्लूकोज है। 4 तरह की शुगर है बॉडी में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एस्पार्टिन। तो हम ग्लूकोज को मेजर करते हैं, वो एक अलग स्टोरी है जो पैरेलली चलती है। पर
हमारा डाइट ऐसा हो गया है कि हमारा लीवर खराब होने लग गया है। लीवर कमांड देता है पेनक्रियास को कि आप इतना इंसुलिन सिक्रीट करो। हमने लीवर को खराब कहाँ किया? जो हमने डिस्कशन की, गलत खाने से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, अल्कोहल से, जंक फूड से। हम कसूर निकालते हैं पेनक्रियास का। एक्चुअल कसूर है हमारी डाइट का, हमारे लीवर का। लीवर कमांड करता है कि इंसुलिन। अगर किसी पेशेंट का ओटीपीटी खराब है, अगर किसी पेशेंट को फैटी लीवर है, तो उसे आने वाले टाइम में डायबिटीज़ होगी ही होगी। डायबिटीज़ से अपने देश को बचाने के लिए, जिसे हम कैपिटल कहने लग गए हैं अब शुगर की, बचाने के लिए हमें अपनी डाइट पे कार्य करना है, डाइट कंट्रोल करनी है, लीवर को प्रोटेक्ट रखना है। बहुत ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका अगर आप सेवन करने लग जाएं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। जैसे आयुर्वेद में करेला लिखा है, राइट। ठीक, मेरे पास पेशेंट आया, आगे कहता डॉक्टर साहब आपने करेला कहा था, मैंने करेला खाया और मेरी शुगर सुबह पहले 110 आती थी, अब मेरी शुगर 150 आई है। मैं जी करेला कैसे खाया आपने? वो कहता जी करेला लाया, मैं बीवी को दे दिया, मैंने कहा इसकी सब्जी बना लो। उसने प्याज, टमाटर, आलू अच्छे से दाड़ के, तड़का लगा के, भर के करेला मसाले से सब्जी बनाई। सब्जी इतनी स्वाद थी, मैं 2 की जगह 3 चपातियाँ खा गया। तो उसमें कसूर किसका है? उसमें कसूर है हमारा, करेले का नहीं है हमारा। इवन के वैद्य का भी उसमें कसूर है। आजकल पेशेंट को इतना बताना पड़ता है हमें कि सर आपने करेला कच्चा खाना है। आयुर्वेद में कच्चा करेला लिखा गया है, करेले की सब्जी नहीं लिखी गई। हम करेले की सब्जी बना के खाते हैं और कसूर करेले का निकालते हैं और फिर कहते हैं आयुर्वेद कार्य नहीं करता। आप करेला खाओ, आप 2 चम्मच करेले का जूस शुगर पेशेंट को देने लग जाओ और उसकी शुगर मॉनिटर करो, ठीक हो जाएगी, लेवल नॉर्मल आने लग जाएंगे। जामुन की गुठली रेगुलर दो, रिजल्ट है। आप जो चीज़ आयुर्वेद में जैसे लिखी है अगर वैसे लेने लग जाएंगे तो उसके विजय सार की लकड़ी है, उसका बड़ा अच्छा यूज़ है। गिलोय, नीम, करेला, तुलसी, बेलपत्र, इन सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। बेलपत्र 50 ग्राम, नीम 20 ग्राम, तुलसी 20 ग्राम, जामुन की गिठली का पाउडर 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी एक आती है वो 50 ग्राम। ये 5 चीज़ें मिक्स कर लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना शुरू करें। आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगी, आपका लीवर डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। शुगर नाम की कोई बीमारी होती है ये आपकी लाइफ से निकल जाएगी, वर्ड ही निकल जाएगा अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। डाइट कंट्रोल करें, दूध को छोड़ दें। जो पेशेंट डायबिटिक है उसके लिए मास्टर टिप है, दूध आज से बंद कर दें। सुबह आप देखना अगर वो 20 यूनिट इंसुलिन लगाता है तो 10 पे आ जाएगा, आपका इतना शुगर लेवल डाउन आ जाएगा सिर्फ दूध बंद करने से। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये 2 चीज़ें बंद कर दें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आयुर्वेदा के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपने बताई है, सारी चीज़ें सब कुछ घुमा फिरा के हमारे किचन पे, हमारे घर से ही सब कुछ निकल रहा है, बट हम आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बिकॉज यंग जनरेशन, जैसे हमने बात की, सब दूसरी तरफ भाग रहे हैं, पर फिर भी हमें अगर इसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे कर सकते हैं? सनवाल जी आपका सवाल ही गलत है। ये ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, क्या है? आयुर्वेद है। आप सुबह गर्म पानी पी रहे हो, क्या है? आयुर्वेद है। आप जीरा पानी उबाल के पी रहे हो, क्या है? आयुर्वेद है। पूरी के अंदर अजवाइन डाल के खा रहे हो, क्या है? आयुर्वेद है। आप दालचीनी, हल्दी इनका प्रयोग कर रहे हो अपने खाने में, क्या है? आयुर्वेद है। आप ग्रीन सैलेड गेस्ट को देते हो, क्या है? आयुर्वेद है। आप सर्दियाँ आती हैं तिल गुड़ खाते हो, क्या है? आयुर्वेद है। ये सब लिखा हुआ है आयुर्वेद में। सिर्फ हम फूड को चूज करते वक्त भूल गए हैं कि अब ये खाना खाना है कि नहीं खाना है। हो क्या गया है, सर्दियों में गाजर आएगी, हमें गाजर नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जो गर्मियों में आई थी। राइट। हम स्टोर किया हुआ खाना खाने लग गए हैं। हम इस चीज़ को लग्जरी समझने लग गए हैं कि हमारे घर कोई गेस्ट आया जो सीज़न की सब्जी नहीं है, उससे अलग सब्जी बनाओ।
उसमें हम सोचते हैं कि हमारी बढ़ाई है, पर हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। आयुर्वेद हर घर में माना जाता है, उसका फॉलो किया जाता है डिफरेंट फॉर्म में। एग्जाम्पल, मैं गुड़गांव गया था, मेरा फ्रेंड सर्कल है, सब IIT में है, बड़ा लंबा सर्कल है। मेरे से यही सवाल किया उन्होंने, भाई क्या हम आयुर्वेद को कैसे शुरू करें। और उसके हाथ में क्या था जी, गर्म पानी, उसके अंदर शहद, उसके अंदर नींबू निचोड़ रखा था। मैं ये क्या कर रहे हो आप? कहते तो गर्म पानी, शहद और नींबू ले रहा हूँ। मैं तो है क्या ये? कहता जी क्या है? मैं ये आयुर्वेद ही तो है। हर स्टेप पे आयुर्वेद अवेलेबल है, आयुर्वेद को आप फॉलो कर रहे हो, सिर्फ आपने उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है कॉन्शियसली। आपको मात्रा पता हो, अगर आप सही मात्रा को यूज़ कर रहे हैं तो आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। आपने अपनी नमकदानी के अंदर सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, मग पीपल, दालचीनी, हींग की हमने आज डिस्कशन नहीं की। बहुत इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये हींग। नेचर ने ऐसी चीज़ हमें दी है हींग। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसके पेट में दर्द होना, तो हमारी दादी कहती थी पानी में हींग मिला के उसके पेट पे लगा दो, गैस खत्म कर देगी। लोगों ने हींग की गोली बेच दी, पर हमें नहीं समझ आई भी हींग इतनी इंपॉर्टेंट है। आप हींग को लेने लग जाओ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। साग आ गया सर्दियों में, बिल्कुल। साग के बाद आप क्या खाते हो जी? गुड़। साग में क्या डालते हो? ज़्यादा अदरक, ज़्यादा घी। क्यों डालते हैं? घी जठर अग्नि को बढ़ाता है, आग को बढ़ाएगा। गुड़ क्या करेगा? मधुरम मधुरम पित्त जायते, मीठा खाने से अग्नि बढ़ती है। आपने गुड़ खाया, अग्नि बढ़ाई, साग को पचाएगी। घी ने भी वही काम करना है, गुड़ ने भी वही काम करना है, अदरक ने भी वही काम करना है। अदरक का नाम आ गया, एक अदरक का भी फार्मूला लो आज आप। किसी को इंडाइजेशन है, बहुत पुराना इंडाइजेशन है, ठीक ही नहीं हो रहा, गैस की गोली खानी पड़ रही है। अदरक, इतना का अदरक, एक उंगली की जो हमारा ये हिस्सा है, एक उंगली का इतना अदरक, नींबू और सेंधे नमक के साथ भोजन से आधा घंटा पहले खा ले, 2 की जगह 3 चपाती खाएगा वो। अरे वाह, इतना ज़बरदस्त डाइजेशन का कार्य करता है अदरक। हम उठने से लेकर रात को सोने तक आयुर्वेद फॉलो करते हैं, पर हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे यही पूछते हैं कि आयुर्वेद को कैसे यूज़ करें। हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी लाइफ आयुर्वेद से चल रही है, बस उसे और ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत है। हम लोग थोड़ा अवेयर भी नहीं है कि यही सारी चीजें राइटली सेड, बिल्कुल ठीक, आयुर्वेदा ही है। जी। डॉक्टर साहब, सर्दियां आ चुकी हैं और हर बार सर्दियों में बड़े बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो होम रेमेडी से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस इशू को, प्रॉब्लम को? बिल्कुल ठीक सवाल। एक तो होम रेमेडी की बात करते हैं हम। हल्दी, मग, सुरंजा, ये वो चीज़ें हैं जो आम हमारी की। हल्दी, मग, सुरंजा, अश्वगंधा, इसको बराबर मात्रा में ले लें, इसका एक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लेना शुरू करें। दूसरा फॉर्मूला, जो आपके पार्क में, आपके खेतों में, आपके आसपास एक पौधा मिलेगा आपको जिसे पारिजात कहते हैं, हार श्रृंगार, उसके पत्ते, 4 पत्ते, और 4 पत्ते के बीच में जितना तना आता है, सपोज ये एक स्टेम है, तना है, इस पे 4 लीव्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4, यहाँ से तोड़ लें। इतना पत्ता रात को 800 ml पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह इस पानी को उबाल लें, जब पानी 200 ml रह जाए इसे छान कर पी लें। कितना भी पुराना जोड़ों का दर्द हो, कितनी भी पुरानी कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, इन पे सब पे कार्य करेगा। जिसको शैटिका की प्रॉब्लम है उसके लिए हार श्रृंगार, पारिजात, रामबाण का कार्य करता है। रेगुलर यूज करो। फिर फोन करके आपको ही बताओ कि आपके पॉडकास्ट में ये बात बताई थी जी, रिजल्ट आए कि नहीं, और फिर हम बैठे हैं जी। लोग यूज नहीं कर रहे चीजों को। एक हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ा कॉमन चीज यूज करते हैं कि तेल बता दो जी कोई, बिल्कुल, तेल लगा लेंगे जी आराम आ जाएगा। तो कौन सा तेल बेस्ट है सर्दी के मौसम में? आपने 2 पत्ते धतूरे के लेने हैं,
धतूरा के पत्ता आम मिल जाता मिल है। जाता है इजीली। सरसों के तेल के अंदर उसको अच्छी तरह सड़ा लें। धतूरे का पत्ता डाला, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, उतना सड़ने दो तेल को जब धतूरे का पत्ता भूरे रंग का ना हो जाए। उसको छान लो। उस सरसों के तेल से घुटने की, बाजुओं की, जिनको फ्रोजन शोल्डर हो गए हैं, जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई है, नी पेन है, कमर दर्द है, वहाँ की मालिश करो 10-15 मिनट। आप देखो कितना आराम मिलता है। धतूरा आम मिलता है, यूज़ ही नहीं कर रहे हम चीज़ों को। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो सर्दियों में आप बचे रहेंगे। और जो चीज़ें सर्दियों में आ गई हैं, गुड़ है, चने हैं, मूंगफली है, तिल है, इनका सेवन करें, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। राइट डॉक्टर साहब, सवाल बहुत है मेरे पास और अभी मज़ा भी आ रहा है, लग रहा है कि ऐसा अभी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को जाननी है। तो जाते जाते आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि टाइम इजाज़त नहीं देता। अभी बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन को वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम कर रहे हैं या सिटिंग जॉब में है, तो जितने भी सिटिंग जॉब में भी है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन सबको आप क्या गाइड करना चाहोगे कि अपनी लाइफ में वो क्या चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करें जिससे उनका मतलब लाइफ बैलेंस सही बना रहे? बिल्कुल ठीक सवाल है जी। सिटिंग जॉब के सबसे बड़े जो ड्रॉबैक है उसमें है, एक तो सर्वाइकल है यस, कि उसके गर्दन में दर्द होने लग गया, हेड में दर्द चला गया, पेन बाजू में रेडिएट हो रही है, ये सर्वाइकल का सिम्टम है, चक्कर आते हैं उसको। एक दूसरा, सिटिंग जॉब की वजह से कमर में दर्द होने लग गया, बैक पेन, जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। कॉमन टर्म में इन दोनों को ही PIVD कह देते हैं हम। कॉमन टर्म में इन दोनों को हम PIVD कहते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आ रही है उससे पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? सबसे पहले तो मेरा एक ही सजेशन रहता है, IT में जो काम कर रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसे आप यूज़ करते हो वो अपने से थोड़ा सा दूर रख लो। सपोज आपको हर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद स्टेपलर की ज़रूरत पड़ती है। स्टेपलर आपसे 5 कदम दूरी पे रखो। जब स्टेपलर की ज़रूरत पड़े आप अपनी चेयर छोड़ो, वहाँ जाओ, वहीं स्टेपल करके आओ, वापिस आके। अनकॉन्शियसली आप खड़े हो रहे हो सीट से, अपनी बॉडी को मूवमेंट दे रहे हो, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। डेफिनेटली बैक का पोस्चर इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, ये बाद की चीज़ें हैं। पहले हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। राइट, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के उस मोटिव की जो सिद्धांत है आयुर्वेद का, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चौ। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, जो आपने मेरे से पूछा है कि उसे सर्वाइकल हो ही ना, तो चीज़ों को दूर रखें। कहीं ना कहीं बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बैठे हुए जरूर करें, जैसे नेक को पीछे की तरफ बेंड कर लिया, खड़े होकर कमर को पीछे की तरफ बेंड कर लिया। ये 2 चीज़ें हैं जिसे आप करके इन दोनों चीज़ों से बचेंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फैटी लीवर की। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, आप अपने स्टमक को रेस्ट दें। हफ्ते में 1 बार ओनली फ्रूट डाइट, ओनली सैलेड, ओनली जूस पे रहें, आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर लेंगे। पार्टी के लिए तो आज की जनरेशन के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे है, बिल्कुल, मंडे वर्किंग है, तो क्यों ना हम मंडे को फास्ट डे बना लें। भाई सैटरडे संडे पार्टी की है, मंडे अब कुछ नहीं खाना, आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लोगे। बॉडी को रेस्ट देना भी, जैसे पार्टी देना सीखते हैं हम, वैसे हम रेस्ट देना सीख जाएं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है पॉडकास्ट का, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पार्ट 2 भी जरूर हमारा जल्दी होगा। डेफिनेटली जी। एक लाइन में अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकें कि कैसे वो वेलनेस जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं आयुर्वेदा के साथ। जवाब तो मैं दे चुका हूं। आपकी लाइफ में आयुर्वेद है। सुबह उठना, नींबू पानी पीना, ये सब आयुर्वेद है जो मैंने आपको कहा। एक लाइन में अगर मैं जवाब देना चाहूं, अपनी किचन के अंदर जो आपकी नमकदानी के अंदर चीजें हैं, उसका प्रयोग, उसका यूज साइंटिफिक तरीके से करने लग जाए। चीजों को कच्चा खाने लग जाएं, सब्जी है उसको कच्चा लेने लग जाएं, सैलेड है उसको कच्चा लेने लग जाएं, सूर्य उदय से पहले उठने लग जाएं, जो इम्पॉसिबल है, पर यस अगर उठने लग जाएं। कुछ नहीं कर सकते तो सुबह उठ के 2 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, 2 बार सूर्य नमस्कार कर लें, आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। आहार, विहार और औषध एक ही लाइन है, आहार, विहार, औषध। डाइट पे कंट्रोल करना,
विहार एक्सरसाइज करना, अगर ज़रूरत पड़े तो औषधि। औषधि कौन सी? जो आपकी किचन में, आपकी मसालेदानी में है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आहार कंट्रोल करें, बाहर का ना खाएं, विहार एक्सरसाइज करें, आहार कंट्रोल कर लें, बाहर का नहीं खाना, विहार कुछ एक्सरसाइज कर लें, और औषधि कम से कम किचन के अंदर जो चीज़ें हैं उसे वाइजली यूज़ करें। आप स्वस्थ रहेंगे, आयुर्वेद को फॉलो करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया आप आए और पॉडकास्ट में इतनी सारी आपने नॉलेज दी। इवन मेरे को भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला इसके थ्रू। जो सारी चीज़ें लगता था कि नहीं यार सब सही हैं, बट मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँगा आज ही के बाद, इवन आज ही से, सोने से पहले ही सारी चीज़ें जितनी आपने बताई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सनवाल जी, आपने हमें मौका दिया कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। आपके माध्यम से हम अगर सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। और बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद शॉक था कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, पॉसिबल है ऐसा कैसे। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, और किन किन चीज़ों के बारे में आज आपको जान के ऐसा लगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड को शेयर करनी चाहिए। डू टैग देम, डू कमेंट एज वेल। और अगर ऐसे ही गेस्ट को आप सुनना चाहते हैं, अलग अलग गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि किन को हम अपने पॉडकास्ट में लेके आएँ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग द क्यूरियस बाइट विद सनवाल।